कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गोल्डी मसाले। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। और आज का हमारा मुद्दा है जनता का निर्णय। जी हां, उत्तर प्रदेश में होने वाली 7 विधानसभा सीटों पर मतदान पूरा हो चुका है और जनता ने अपना निर्णय दे दिया है। निर्णय अभी तक बाहर नहीं आया है, लेकिन ईवीएम में कैद जरूर हो गया है। 51.57% वोट पड़े, यानी कि जो प्रदेश 7 सीटें हैं उसमें से आधे से कुछ अधिक लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। क्या कहता है ये मतदान प्रतिशत, ये सबसे बड़ा सवाल है। सवाल दूसरा बड़ा ये भी है कि क्या ये 2022 में होने वाले चुनाव के सेमीफाइनल है, ये अपने आप में कौन किसका लिटमस टेस्ट होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। बड़ी बात यह है कि इन 7 सीटों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जहां एक और अपनी पूरी ताकत झोंकी, ना सिर्फ उनके प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, बल्कि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगातार जनसभाएं की, मिटिंगों का दौर किया और अपनी पूरी टीम को चलायमान किया, तो वहीं संगठन भी पूरी तरीके से इसमें लगा रहा। दूसरी ओर बात करें विपक्ष की, तो विपक्ष अपने ही खेमे में बटा रहा। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और बसपा सुप्रीमो मायावती ने इससे दूरी बनाए रखी। ना तो कोई जनसभा किया, ना ही किसी प्रकार का कोई ऐलान किया। हाँ, ऐलान इतना जरूर किया कि सपा और बसपा को आपस में फुटबॉल जरूर हो गया। इसी बीच में तमाम सारे मुद्दे भी उठाए गए। जैसा कि सारे चुनाव में होता है, हिंदू मुस्लिम भी हुआ, फ्रांस में जो घटना हुई उसको लेकर के यहाँ पर जो रिएक्शन हुआ, उसका एक्शन और रिएक्शन का ड्रामा पूरा यहाँ पर देखने को मिला। और तमाम सारे मुद्दे यहाँ पर उठाए गए, बेरोजगारी के मुद्दे भी उठाए गए। हालांकि विपक्ष उतना तेज हमला नहीं कर सका, लेकिन सत्ता पक्ष ने अपना पूरा दमखम लगा करके ये चुनाव प्रचार किया। तो क्या यही कारण है कि ये भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाए रखती हैं और विपक्ष हाशिए पर चला जाता है? हम इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे कि जनता का निर्णय क्या होगा और ये निर्णय 10 तारीख को आएगा। क्या आएगा निर्णय, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, हम उनसे आपको रूबरू करवाएंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। सत्ता की जंग चाहे छोटी हो या बड़ी, सियासत की बाजी हल्की हो या भारी, हार जीत के मायने भविष्य की दिशा जरूर तय करते हैं। क्योंकि भविष्य में होने वाला सत्ता का महासंग्राम वर्तमान में हो रहे उपचुनाव के नतीजों पर ही टिका है। जो इस उपचुनाव में जितना मजबूत होगा, 2022 में यूपी की सत्ता का सबसे बड़ा दावेदार भी वही होगा। उत्तर प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में अब उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। उम्मीदवारों के भाग्य विधाता ने, मतदाता ने सियासी चौसर पर किसे जीत के पासे दिए हैं और किसे हार की माला पहनाई है, ये भी ईवीएम को पता है। जनता तय प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला कर चुकी है और 10 को इन सीटों के नतीजे आएंगे जो ये बताएंगे कि जनता किसके साथ है और किसके खिलाफ, कौन दिल में उतरा है और किसे दिमाग से निकाला गया है। सभी 7 सीटों पर जीत के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने सभा की थी। वहीं एसपी मुखिया अखिलेश यादव व बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने घर से ही जनता को अपील करना मुफीद समझा। बता दें, अमरोहा की नौगावा, सदार, फिरोजाबाद की टुंडला, बुलंदशहर, उन्नाव की बांगरमऊ, जौनपुर की मल्हनी, कानपुर देहात की घाटमपुर और देवरिया सदर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ। इनमें से 6 सीटें बीजेपी के पास और 1 सीट सपा के पास रही है। 7 सीटों पर हुए इस उपचुनाव में विपक्ष ने नतीजों को प्रत्याशियों की मेहनत पर छोड़ दिया। चुनाव की घोषणा के बाद एसपी मुखिया अखिलेश यादव की कोई रैली या जनसभा आयोजित नहीं हुई। तोड़फोड़ से जूझ रही बीएसपी के प्रत्याशियों को जिताने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती भी घर से बाहर नहीं निकली। कांग्रेस की उम्मीद के चेहरे के तौर पर पेश की जा रही यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी ने भी उपचुनाव पर यूपी का रुख नहीं किया।
2022 के विधानसभा चुनाव के करीब 1.5 साल पहले हुए इस दंगल ने नतीजों की सियासी हलकों में दूरगामी व्याख्या होगी। ऐतिहासिक जीत के साथ प्रदेश की सत्ता में काबिज बीजेपी सभी सीटों को बचाकर यह संदेश देना चाहती है कि जनता का उस पर भरोसा पूरी तरह कायम है। वहीं एसपी सीटों की संख्या बढ़ाकर खुद को विकल्प के तौर पर पेश करने का मौका बनाने में जुटी है। आंतरिक लड़ाई से जूझ रही बीएसपी के लिए भी परिणाम के उसके उत्साह व अवसाद का सबब बनेंगे। कांग्रेस लड़ाई में जीती तो उसकी उम्मीदों को बल मिलेगा। खास बात यह है कि जिन 7 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं ये पूर्वांचल, वेस्ट यूपी, सेंट्रल यूपी और बुंदेलखंड सभी क्षेत्रों से जुड़ी हुई हैं। ऐसे में इनके नतीजे आने वाले भविष्य में सत्ता के सत्ताधीश की तस्वीर को भी कुछ हद तक साफ कर देंगे। ऐसे में देखना होगा कि जनता ने अपने अंगूठे से किसके माथे पर जीत का टीका लगाया है और किसके माथे पर हार का काला कलंक। स्पेशल डेस्क के न्यूज। जी हाँ, तो रिपोर्ट देखी आपने और ये रिपोर्ट बताती है कि क्या ये एक एक चावल का एक एक दाना है जो बताएगा कि कितना पका है चावल या कितना अधपका है, क्योंकि इसमें वेस्ट यूपी, पश्चिम उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड सब में सीटें हैं और ये सीटें जो जीतेगा क्या वही पता चलेगा कि पूरा चावल पक गया है, यानी कि वही पार्टी आगे बढ़िया करेगी 2022 में या अभी अधपका है, ये तय करेगी। हमारे साथ में सभी मेहमान जुड़ चुके हैं, हम उनसे आपको रूबरू करवा देते हैं। हमारे साथ गौरव मिश्रा जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है गौरव मिश्रा जी आपका। विनोद चतुर्वेदी जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, पूर्व विधायक हैं, कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, आपका भी बहुत स्वागत है विनोद जी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता कपीश श्रीवास्तव हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है कपीश जी। और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, जाने माने साहित्यकार रविकांत जी भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है रविकांत जी। सीधा रुख करेंगे गौरव मिश्रा का। गौरव मिश्रा जी, क्या ये वही वाला मामला है कि पूरा चावल पका है कि नहीं पका है? एक एक सीट सब जगह से है, 2-2 सीटें हैं, इससे पता चल जाएगा कि कौन पार्टी कहां खड़ी है। चुनाव से कोई मतलब भविष्य का आकलन करना उचित नहीं है। जिस तरीके से सेमीफाइनल और लिटमस टेस्ट या इस तरह की बातें की जाती हैं, भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव को गंभीरता से लेती है और भारतीय जनता पार्टी का चुनाव लड़ने का एक प्रोटोकॉल है, सांगठनिक प्रोटोकॉल है, उसका पालन करती है और हमारे शीर्ष नेता से लेकर के बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता जो है वो चुनाव में लगते हैं। रही विपक्ष की जहां तक बात है, विपक्ष की सक्रियता जो है, विपक्ष के शीर्ष नेताओं की सक्रियता, उनकी गंभीरता से ही स्पष्ट हो जाता है कि किस तरीके से वो कमजोर तरीके से इन चुनावों को लेते हैं। इन चुनावों के प्रति भी भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से समर्पित है और हमें पूरा विश्वास है कि जो आज वोटिंग हुई है उसमें हम सफलता हासिल करेंगे। प्रदीप जी, हुई है उसमें हम सफलता हासिल करेंगे। जी चलिए, आप सफलता से। विनोद चतुर्वेदी जी, भारतीय जनता पार्टी, गौरव मिश्रा जी कह रहे हैं कि वो सफलता हासिल करेंगे। वो भी कहेंगे तो 10 तारीख को निर्णय हो जाएगा कि कौन सफल होगा कौन असफल होगा। लेकिन वो जिस तरह बता रहे हैं माननीय मिश्रा जी, तो उनको भी लग रहा है, वो कह रहे हैं सेमीफाइनल नहीं है, फाइनल तो होता ही है और उपचुनाव है, उपचुनाव में तरह तरह के मुद्दे होते हैं, तो उससे उनकी बात से ही लग रहा है कि मिश्रा जी थोड़ी सा, ये तो ठीक है कि पार्टी के लिए तो कहेंगे ही, लेकिन जो स्थितियां हैं उनसे कोई छुपी नहीं है। वो तो राजनीतिक व्यक्ति हैं, सब जानते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, कौन वोट खिसका है, कौन वोट बढ़ा है, कौन घटा है, ऐसा नहीं है। बढ़ा है कौन घटा है, ऐसा नहीं है। जी कपीश श्रीवास्तव जी, क्या कहेंगे आप? आपको मुख्य विपक्षी दल के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। दल तो हम लोग है ही पहले से हैं और पहले सत्ता पक्ष में भी थे। जनता ने हमें मुख्य विपक्षी दल बनाया है, उसका भी स्वागत है, हम निगरानी कर रहे हैं। रह गई बात इसकी, देखिए हम हर पार्टी की अपनी एक रणनीति होती है, उस रणनीति के तहत हमने ये चुनाव लड़ा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब किसी राष्ट्रीय स्तर के नेता को अपने कार्यकर्ताओं पे बहुत भरोसा होता है तो वो उस भरोसा को आजमाया जाता है और उसके साथ जाया जाता है। हमको ये मालूम है कि अगर हमें अच्छा काम किया है तो उसके लिए हमें जनसभाएं संबोधित करने के लिए मुख्यमंत्री और तमाम मंत्रियों को लगाने की आवश्यकता नहीं है।
काम बोलता है तो काम दिखाई देता है, लेकिन जब कोई काम किया होगा तब तो दिखाई देगा। इसलिए मजबूरी है कुछ दल की कि उन्हें लगाना पड़ता है अपने राष्ट्रीय स्तर के नेताओं और अपने मंत्रियों को। जहां तक रह गई समाजवादी पार्टी की बात, तो आपने देखा होगा प्रदीप जी कि इससे पहले भी जो विधानसभा के चुनाव हुए थे, समाजवादी पार्टी ने उसमें 2 सीटें जीती थी और वो एक भाजपा से ली थी, एक बसपा से। इससे पहले जो 2019 का चुनाव हुआ, उसके पूर्व जो उपचुनाव लोकसभा के हुए थे, उसमें ऐतिहासिक जीत हमने गोरखपुर के अंदर 29 साल के बाद दर्ज की थी, और फूलपुर और कैराना को भी आप भूले नहीं होंगे। उसमें भी हमारे कोई राष्ट्रीय स्तर के नेता, हमारे अध्यक्ष नहीं गए थे, और ना कोई जो राष्ट्रीय स्तर का हमारा नेता हो वो गया था। हमारी एक समीकरण है जो मैन टू मैन होती है, क्योंकि बूथ स्तर पे हमारी डबल कमेटियां हैं। हमारे लोग जन संवाद के माध्यम से चाचा नाना काका फूफा से अपनी रिश्ते कायम करते हैं, और समाजवादी की पूर्ववर्ती सरकारों के जो समय में काम हुए हैं उन्हें भी गिनाते हैं, और वर्तमान समय में जिस तरीके का राम राज्य की जगह विनाश लीला खेली है भारतीय जनता पार्टी, उसको भी जनता को बताने का काम करते हैं। तो जनता ने बढ़ चढ़ करके मोहर लगाई है जो आप करते हैं। ठीक है, तो जनता ने बढ़ चढ़ करके मोहर लगाई है जो आप आने वाले 10 तारीख के अंदर देखेंगे। ठीक है, प्रोफेसर रविकांत जी, आपका आकलन क्या कहता है? जनता का निर्णय क्या होगा? पर सत्ताधारी पार्टी ही जीतती है, ये एक तरह की परंपरा बन गई है। मुझे लगता है कि जनरली मैं टोकता नहीं, माफ करिएगा, जनरली मैं टोकता नहीं हूं रविकांत जी, लेकिन अगर ऐसा होता तो फूलपुर और गोरखपुर की सीट न जाती। आप अपनी बात पूरी करिए जी। चुनाव जो है वो सत्ताधारी दल जीतता है, ये ऐसा देखा गया, ये परंपरा एक तरह से बन गई, और उसके लिए चुनौती भी होती है। भले ही भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये कहें कि हम इसको सेमीफाइनल की तरह नहीं देख रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि अगर उनकी सीटें कम होती हैं, अगर वो हारते हैं, तो निश्चित तौर पर इस सरकार पर सवालिया निशान खड़ा होगा। दूसरी बात कि कोरोना काल के बाद ये इलेक्शन हो रहा है, तो कोरोना काल में जो स्थितियां बनी, चाहे वो केंद्र सरकार हो या उत्तर प्रदेश सरकार हो, उसने जिस तरीके से इस पूरी महामारी को हैंडल किया है, जो प्रवासी मजदूर हैं जिस तरीके से वो उत्तर प्रदेश में रोड से पैदल चल करके आ रहे थे, उनके कोई भूख प्यास का ख्याल रखने वाला नहीं था, उनके लिए दवा की व्यवस्था नहीं थी, उनके लिए बसों की व्यवस्था नहीं थी। तो इस सरकार ने जितनी बेरहमी के साथ लोगों को छोड़ दिया था कि वो अपना जाएं, अपने स्तर पर पहुंचे, तो ये कहीं ना कहीं पूरे उत्तर प्रदेश में, बिहार इलेक्शन में हम उसका प्रभाव देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भले ही बाई इलेक्शन है और बहुत कम सीटों पर है, लेकिन लोग बात तो कर ही रहे हैं। तो इसका भी एक तरह का लिटमस टेस्ट होगा कि सरकार के प्रति जो जनमानस है वो क्या सोच रहा है, वो भी जाहिर तौर पर होगा। लेकिन रही बात विपक्षी दलों की, तो मुझे लगता है कि खास करके मायावती कभी भी पहले तो बाई इलेक्शन में आती नहीं थी, और अभी भी उनकी रणनीति है, जितना मैं समझता हूं, कि वो ये चाहती है कि सत्ताधारी दल वो सीटें जीते, और इसलिए जीते कि ताकि जो कॉन्फिडेंस है योगी सरकार का वो और ओवर कॉन्फिडेंस में तब्दील हो। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अपराध हो रहे हैं वो और बढ़े, और उसके बाद जब फाइनल हो, जब 2022 का चुनाव हो, तो उसमें सत्ता को उखाड़ फेंका जाए। समाजवादी पार्टी निश्चित तौर पर बहुत ताकत के साथ लड़ी होगी, जितना मैं समझता हूं, लेकिन रणनीति उस तरीके से नहीं बनाती है कि हमें इन चुनावों का असर क्या देखना है। जैसे फूलपुर और गोरखपुर सीट उन्होंने जीती, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, तो मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी के जो रणनीतिकार हैं वो उतने कुशल नहीं हैं। वो एक चुनाव में ही अपनी सारी जीत देखने लगते हैं और उसके बाद शायद भूल जाते हैं। जैसे अभी हम लोग राज्यसभा के नामांकन में देखा कि जिस तरीके से मायावती के कैंडिडेट को हराने के लिए अचानक एक कैंडिडेट उतारा गया, और उसके बाद क्या हश्र हुआ। तो रणनीतिकार निश्चित तौर पर मैं समझता हूं कि समाजवादी पार्टी के फेल हो रहे हैं। मतलब आपका कहने का मतलब यह है कि विपक्ष में कंसिस्टेंसी नहीं है, मतलब एक चुनाव जीत लेते हैं फिर घर बैठ जाते हैं। वो शायद भूल जाते हैं हमारी तरफ है, ऐसे काम नहीं होगा। जनता की हवा हमारी तरफ है, ठीक है, काम नहीं होगा। ठीक है सर। इसमें एक और चतुर्वेदी जी जो भी कहें, उनका अपना एक आत्मविश्वास है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस बीच में कांग्रेस पार्टी ने निश्चित तौर पर लोगों तक पहुंचने की कोशिश की है। लोगों में एक जेहन बनने लगा है कि साहब कांग्रेस पार्टी भी अच्छी है, और देखिए किस तरीके से प्रियंका गांधी या राहुल गांधी मेहनत कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक सद्भावना तो लोगों के भीतर आई है। वो बात अलग है कि वो वोट में कन्वर्ट हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, बात अलग है कि वो वोट में कन्वर्ट हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है,
ठीक है रविकांत जी, बहुत शानदार आकलन किया आप, बने रहिए हमारे साथ में। गौरव मिश्रा जी, रविकांत जी कह रहे हैं, विपक्ष कह रहा है कि आपने पूरी ताकत झोंक दी, क्योंकि आपके लिए, आप भले ना स्वीकार करें लेकिन ये लिटमस टेस्ट है, अगर आप चुनाव यहां पर हार जाते हैं तो बड़ा खराब मैसेज जाएगा। लेकिन विपक्ष ने कोई प्रचार नहीं किया, इसको आप किस तरह से देखते हैं? पता चल जाती है कि कितने गंभीर है वो जनता के प्रति। उनके पास चूंकि मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन है ये, और चूंकि भारतीय जनता पार्टी अपने कामों के बल पर, कोविड काल का अभी हमारे मित्र यहाँ चर्चा कर रहे थे, कोविड काल में पूरे भारतवर्ष में अकेले उत्तर प्रदेश ने जिस तरीके से काम किया है, इसकी प्रशंसा संयुक्त राष्ट्र ने भी की, यहां तक कि चीन जैसे देश ने भी इसका लोहा माना। कोविड काल में जिस तरीके से पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने पूरे मैटर को संभाला और प्रवासी श्रमिकों के लिए आयोग बनाया गया। नहीं, ये बात ठीक है, नहीं गौरव मिश्रा जी, ये बात ठीक है कि आप दावा कर रहे हैं कि काम बहुत हुए, विपक्ष कह रहा है कि लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया। अब तो ये तो जनता ने आज तय कर दिया है, 10 तारीख को इसका निर्णय भी आएगा, परसेप्शन बन रहा है। सवाल ये उठता है कि क्या यही एक चीज है जो आपको हमेशा आगे बढ़ाती है? आप हर चुनाव को, छोटे से छोटे चुनाव को बहुत बड़ा बना करके देखते हो, पूरी ताकत झोंक देते हैं उसमें। संघर्ष हमारा चरित्र है। हम जब विपक्ष में थे तो भी इसी मनोयोग से चुनाव लड़ते थे, और जब शासन में है तो भी उसी मनोयोग से चुनाव लड़ते हैं, और जनता के मुद्दों के साथ, जनता के विषयों के साथ ही चुनाव लड़ते हैं। बेशक फूलपुर की और गोरखपुर की लोकसभा चुनाव जीतने के बावजूद विपक्ष हाशिए पर है। उसके बाद 2019 में किस तरीके से प्रचंड बहुमत के साथ देश में सरकार भाजपा की बनती है, छुपा हुआ नहीं है। 2019 में भी यदि देखा जाए तो 10 में से 7 सीट उपचुनाव में भाजपा जीतती है। 2017 में भी सबसे ज्यादा उपचुनाव में जीत भाजपा दर्ज करती है। तो ये भाजपा के अपने संघर्ष भाजपा दर्ज करती है। बिल्कुल ठीक बात। अपने संघर्ष करते रहने तब से लेकर के, गौरव मिश्रा जी, तब से लेकर के पानी नदी में बहुत बह चुका है, बहुत सारे मुद्दे चेंज हो चुके हैं, बहुत सारी व्यवस्थाएं भी चेंज हो चुकी हैं। हम आएंगे, दोबारा से रुक करेंगे आपका। विनोद चतुर्वेदी जी, सवाल यह कि आप अपनी जो उर्वरा जमीन को उर्वरा कर रहे हैं, राजनीतिक जमीन जो आपकी बंजर थी 30 साल से यहां पर, उसको उर्वरा कर रहे हैं, लेकिन बार बार सवाल यही खड़े होते हैं कि संगठन आपका नहीं है, जमीन पर आप कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो जमीन पर आप कब दिखाई देंगे? खाली राहुल और प्रियंका के सहारे चलेंगे? नहीं होते प्रदीप जी तो हम इतने हमारा ये माने आप कि हम इसको भले पार्टी का जो सिद्धांत रहा आजादी से लेके अभी तक जी, उन्होंने हमेशा सबको साथ लेने की बात की है। हमने कभी विनोद चतुर्वेदी जी, बात आपकी ठीक है, आप भी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास करते हैं, इसमें कोई शक नहीं, सारी पार्टी करती है, और हर पार्टी लाइन में लगे अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने का प्रयास करती है, ये मैं मान लेता हूं। सवाल ये उठता है कि ये प्रियंका गांधी वाड्रा हैं कहां? क्यों वो चुनाव प्रचार में नहीं उतरी? राष्ट्रीय नेतृत्व बाई इलेक्शन में नहीं आया, कभी आया हो तो आप बताइए। हम लोग जो यूपी के लीडर थे वो सभी गए, हर जगह गए हैं, प्रदेश अध्यक्ष गया, हमारे सीएलपी लीडर गए, हमारे प्रमोद तिवारी, प्रियंका गांधी वाड्रा तो उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं, वो राष्ट्रीय नेता हैं ठीक है, लेकिन यूपी की प्रभारी हैं। नहीं, में नहीं आए, उसके पहले भी आप देख लें, गुलाम नबी आजाद साहब रहे भाई जी जी। लड़ता है, अगर हारेगा भी तो भी और जीतेगा तो इसी पे तो आएगा। नहीं, इसके पीछे की रणनीति क्या है? यहां तो भारतीय जनता पार्टी एक एक सीट के लिए मारामारी कर रही है, आपने देखा, और आप लोग 7-7 सीट को ऐसे ही हवा में छोड़ देते हैं। नहीं, हम स्वीकार करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये चुनाव हम लोगों ने हर तरह से मजबूती से लड़ा है, ये बिल्कुल हम स्वीकार करते हैं। जो कहते हैं कि हम अभी जमीन पर नहीं हैं, लेकिन हम ये भी याद दिलाना चाहते मिश्रा जी को कि 80 के पहले ये भी जमीन पे नहीं थे। हाँ, ये बात तो ठीक है। हाँ, ये बात तो ठीक है। मुझे याद है बाबूराव में
अपना सिंबल लेके वापस चले गए थे, चुनाव नहीं लड़े। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। 80 के पहले भाजपा का अता पता नहीं था, कोई शक नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमारी विचारधारा पहले नहीं थी, पहले भी हमारी विचारधारा थी। और 67-68 के चुनाव में यदि देखा जाए तो जनसंघ के पास 33 सीटें थी, 32 सीटें थी उस समय। तो ऐसा नहीं कि हमारा वजूद नहीं था भारत की राजनीति में। 1952 से भारत की राजनीति में हमारा वजूद है। 3 सीट 52 में भी जीते थे और निरंतर बढ़ती गई हमारी सीटें। नहीं भाजपा के रूप में आई, कभी तो 2 भी थी आपकी, दो भी आई, 3 भी आई, आज 3 से 3 भी है। हर परिस्थिति में हम संघर्ष के साथ खड़े हैं, जनता के मुद्दों के साथ खड़े हैं। हवाई जातिवाद की राजनीति और वंशवादी राजनीति और परिवारवाद की राजनीति के साथ भारतीय जनता पार्टी नहीं खड़ी। ना गौरव मिश्रा जी, मैंने पहले ही कह दिया कि कोई भी राजनीतिक पार्टी ना तो जाति की राजनीति करती है, ना तो वर्ग की राजनीति करती है, और हर पार्टी जनता के जो लाइन में लगी है उसके अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने का प्रयास करती है। सब आदमी गांव, गरीब, किसान के लिए ही काम करता है, इसमें कोई शक नहीं है। आगे बढ़ते। दादियों को लड़ाया है, बाहुबलियों को लड़ाया है। ठीक है गौरव जी, कपिश जी का रुख करते। ठीक है गौरव जी, कपिश जी का रुख करते जी। कपिश श्रीवास्तव जी, आप ये बता दीजिए, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष घर में बैठ के रणनीति बनाते रहते हैं, यहाँ मुख्यमंत्री स्वयं निकल रहे हैं, एक एक सीट पर जाकर के जनसभा कर रहे हैं, और स्वतंत्र देव सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जाकर के जनसभा कर रहे हैं। पूरी टीम लगी हुई है, संगठन से लेकर सरकार लगी है, और आप लोग घर में बैठ करके रणनीति बना रहे हैं। पर विश्वास नहीं है और अपनी चलाई हुई सरकार पर विश्वास नहीं है। पास कार्यकर्ता नहीं है। अगर इन्होंने काम किया होता तो गौरव जी कह रहे हैं आपके पास कार्यकर्ता नहीं है। मैंने काम नहीं किया उत्तर प्रदेश में, एक भी गौरव मिश्रा जी बता नहीं पाएंगे कि जिसका शिलान्यास भी योगी काम नहीं करते तो चेहरा नहीं दिखाते, जिन्होंने काम किए हैं इसलिए चेहरा दिखा रहे हैं। तो सारे हमारे विकास का फीता काटते चले आ रहे हैं और इनको शर्म भी नहीं आती है। क्या विकास किया है? जो विनाश की राजनीति करने वाले रहे हैं वो विकास क्या किया है बताइए? भ्रष्टाचार के अलावा, अपराध के अलावा, उदंडता के अलावा क्या किया है आप लोगों ने 5 वर्षों में? ठीक है कपिश जी, एक्सप्रेसवे की 90 एक भी चला नहीं पाया। मेट्रो, कौन से मेट्रो रेल की बात कर रहे हैं आप? लखनऊ के मेट्रो रेल की बात कर रहे हैं, चला नहीं पाए थे आप। 1 रुपए का भी इन्होंने पैसा देने का काम 5 शहरों में मेट्रो रेल का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। एक्सप्रेसवे का जाल भारतीय जनता पार्टी बिछा रही है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, राम राज की जगह गंगा एक्सप्रेसवे, इन्होंने सिर्फ अपराध राज किया। एक एक्सप्रेसवे का काम किया, उसमें भी घोटाला किया, उसीलिए परिवार टूट गया। गौरव मिश्रा जी आप दोनों रुक जाइए, रविकांत जी के पास चलेंगे। ठीक है, ये जनता बताएगी कपिश जी किसने कितना काम किया। गौरव मिश्रा जी ये जनता ने बता दिया है, 10 तारीख को निर्णय आएगा। आप ठीक है कपिश जी, आएंगे आपके पास। रविकांत जी के पास चलते हैं। रविकांत जी, मैं आपसे एक चीज समझना चाह रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी एक एक सीट को बहुत ही शिद्दत से चुनाव लड़ती है, एक एक सीट पर, और कोई भी चुनाव हो, चाहे वो शिक्षा स्नातक का हो, एमएलसी का हो, राज्यसभा का हो या विधानसभा का हो, पूरी ताकत झोंक देती है। विपक्ष घर बैठा रहता है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? उनके चाहे आरएसएस के कार्यकर्ता हो, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो, संगठन हो, वो हमेशा चुनावी मोड में रहते हैं। एक इसको हम लोग कमी के तौर पर भी देखते हैं कभी कभी, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि बहुत शिद्दत के साथ, जो बात आपने कही है ना, बहुत शिद्दत के साथ चुनाव लड़ते हैं और हर सीट को वो बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। और यही वजह है कि वो हमेशा मेहनत करते हैं। जब मुख्यमंत्री उनके जा रहे होते हैं, जबकि सच्चाई ये है, अगर राजनीति की जो लोग समझ रखते हैं वो जानते हैं कि जो सत्ताधारी जो मुख्यमंत्री है उसको नहीं जाना चाहिए, उसको काम करना चाहिए, लेकिन जो विपक्ष में बैठे हैं, अरे भाई मुख्यमंत्री उनके बाद तमाम आला अधिकारी हैं, पूरी टीम है, डीएम है, तमाम लोग हैं। कांग्रेस के दौर की और उसके बाद के दौर की, वहां पर सत्ताधारी दल के जो बड़े लीडर होते थे, मुख्यमंत्री हो या दूसरे लोग हो, वो अक्सर नहीं जाते थे और ये माना जाता था कि साहब हम लोग लोकशाही में लगे हुए हैं, हम लोग देश और प्रदेश की बागडोर संभाले हैं, हम लोग काम कर रहे हैं, इसलिए नहीं जाएंगे।
लेकिन विपक्ष खास तौर पर सक्रिय होता था। यहां जस्ट उल्टा हो रहा है कि विपक्ष तो घर में बैठा है और उसको इतना ओवर कॉन्फिडेंस है कि साहब हमारे जो कार्यकर्ता है वो जाकर के सीधे सारी चीजें उलट देंगे, लेकिन उनको ये नहीं। रविकांत जी एक और चीज है, प्रोफेसर रविकांत जी एक और चीज है, विपक्ष को यह लग रहा है कि जनता सत्ता पक्ष से नाराज होगी, उबेगी तो हमारे पास अपने आप आएगी, कोई विकल्प नहीं है। उनको जो खास करके विपक्ष में है यूपी में, उनको ये लगता है कि जब जनता परेशान होगी तो हमको वोट कर देगी। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, खास करके तब जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में हो। नहीं, उनको ये लग गया कि जनता जाएगी कहां, ये लोग जाएंगे कहां, आएंगे हमारे पास ही। जिस तरह की भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है, जिस तरीके से वो रूठे लोगों को मनाना उनको आता है, उनको नैरेशन खड़ा करना आता है, माने वो गलत को सही और सही को गलत करना भी आता है। मैं इसको डीमेरिट के तौर पर भी कह रहा हूं और विपक्ष के सामने एक चुनौती भी है कि सत्ता पक्ष जब ये कह लेता है कि साहब उत्तर प्रदेश में राम राज्य है, जबकि हम लोग जान रहे हैं कि कितना अपराध बढ़ा हुआ है, किसान किस तरीके से मर रहा है, नौजवान के लिए किस तरीके से योगी जी बोलते हैं। ठीक है रविकांत जी, ये तो जनता बताएगी कि जनता परेशान है या रामराज्य वाकई में है, ये 10 तारीख को पता चल जाएगा। वक्त एक ब्रेक का हो चला है, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आएंगे तो चर्चा के सिलसिले को बढ़ाएंगे कि वादे क्या क्या हुए। आप टीवी स्क्रीन छोड़ करके कहीं ना जाइए। क्या भारतीय जनता पार्टी ने जो दावे उठाए, जो वादे किए और जो प्रचार में कहा कि हमने 370 उठाया, राम मंदिर बना दिया, हिंदू मुस्लिम हो गया, हिंदुस्तान पाकिस्तान हो गया, सब कुछ हो गया, और लेकिन दूसरी तरफ किसान और दूसरे मुद्दे भी रहे, तो जनता किसको चुनेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। जनता का निर्णय क्या होगा, चर्चा जारी रखेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो जिसका जिंदाबाद कह रहे उसका सुनने जाओ। तुम है कुछ लोगों को न कोई ज्ञान है न कोई अनुभव है, हम समाज को एक करने में लगे, अब वो लोग लगे हुए हैं समाज को फिर बांट दो, फिर झगड़ा का माहौल पैदा करो। खूब फेंको, खूब फेंको, छोड़ दीजिए, किसी पर ध्यान मत दीजिए। लम्हे छोटे से ये जिंदगी से भरे, इन्हें हाथों में भर ले और जी ले जरा। मुसाफिरा तू है चला, मुसाफिरा रे। छोटे छोटे लम्हों का अनोखा सफर, कमला पसंद, अनोखा स्वाद। मस्त है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी, बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, और टेस्ट में बड़े मस्त है। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। तो जिसका जिंदाबाद कह रहे उसका सुनने जाओ। तुम है कुछ लोगों को न कोई ज्ञान है न कोई अनुभव है, हम समाज को एक करने में लगे, अब वो लोग लगे हुए हैं समाज को फिर बांट दो, फिर झगड़ा का माहौल पैदा करो। खूब फेंको, खूब फेंको, छोड़ दीजिए, किसी पर ध्यान मत दीजिए। आप देख रहे हैं
का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हम चर्चा कर रहे हैं कि जनता का निर्णय क्या होगा। जनता ने अपना निर्णय ईवीएम में कैद कर दिया है और 10 तारीख को पता चलेगा कि उसने अपना निर्णय क्या दिया है। और अब हम चर्चा करेंगे कि क्या ये चुनावी वादे थे और चुनाव में जो मुद्दे उठाए गए उसका कितना असर पड़ा और क्या ये आगे चलेंगे कि नहीं चलेंगे। सीधा रुक करेंगे गौरव मिश्रा जी का। गौरव मिश्रा जी, आपके जो मुद्दे हैं वो पिछले कई सालों से, मुझे लगता है 6 सालों से वही मुद्दे हैं। राम मंदिर, हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान और 370 हटाना, ये जो मुद्दे हैं वो हमेशा आप इस्तेमाल करते हैं और इस बार भी इस्तेमाल हुए। क्या लगता है कि यही मुद्दे, राम मंदिर, 370, हिंदू मुस्लिम, ये आपको जिता देंगे या कुछ और करना पड़ेगा? भारत की सांस्कृतिक अस्मिता, धार्मिक अस्मिता और स्वाभिमान से जुड़े हुए मुद्दे रहे हैं, जिसकी बात भारतीय जनता पार्टी के लोग, जनसंघ के लोग आजादी के बाद से लगातार करते रहे हैं। नहीं, कौन कौन से स्पेसिफिक मुद्दे बता दीजिए। परंतु जिन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच फ्रंट पर, विकास के फ्रंट पर भारतीय जनता पार्टी, नहीं, इसमें तो कहीं विकास का मुद्दा नहीं आया गौरव मिश्रा जी। जी, किसी भी नेता ने आपके किसी भी नेता ने विकास की बात नहीं की। आप यहाँ टीवी चैनल में बैठ के कह रहे हैं, लेकिन किसी भी नेता ने एक्सप्रेस वे की बात नहीं की। अगर स्पेसिफिक किसी के बयान की बात करेंगे तो उसका स्पष्टीकरण हम जरूर दे सकते हैं। नहीं, मैं सारे नेताओं की बात कर रहा हूं गौरव जी। मैं जब किसी नेता की कर रहा हूं तो किसी नेता का मतलब सारे लोगों की। किसी नेता ने ये नहीं कहा कि मैंने इतने मेडिकल कॉलेज बनवाए, इतना अपने शिक्षा पर आगे काम किया, ये इतने एक्सप्रेस वे बनाए, ये बात नहीं हुई कहीं भी। संगठन के लोग 365 दिन अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से लेकर के जाते रहते हैं और अनवरत भारतीय जनता पार्टी का संगठन काम करता रहता है। अच्छा, मतलब जो घर घर जाते हैं वो मुद्दे अलग होते हैं और भाषण में देने के मुद्दे अलग होते हैं क्या गौरव जी? परंतु विकास एक बड़ा मुद्दा, नहीं, मैं एक स्पेसिफिक भाषण की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सारे भाषणों की बात कर रहा हूं, उनके आकलन की बात कर रहा हूं। बड़ा मुद्दा है, लॉ एंड ऑर्डर का एक बड़ा मुद्दा रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने उस पर विजय प्राप्त किया, उस पर काम किया है और इन मुद्दों को भी लेकर के जनता के बीच में हम जाते हैं, उसका स्पष्टीकरण देते हैं। जी चलिए, जी चलिए। चतुर्वेदी विनोद जी, आपके क्या क्या मुद्दे रहे? क्या आपके मुद्दे ये हैं कि जनता त्रस्त है, किसान परेशान है, जो प्रियंका हमेशा ट्वीट करती रही, खाद नहीं मिल रहा है, दलितों के साथ अन्याय हो रहा है और भ्रष्टाचार है, दूसरा सबसे बड़ी बात है कि जंगल राज है। क्या यही मुद्दे हैं जो आप 2022 में भी लेके जाएंगे? ये तो मिश्रा जी खुद ही जानते हैं कि क्या हुआ है और क्या हो रहा है। अरे आप देखिए, बीज नहीं मिल रहा, खाद नहीं मिल रही, पानी नहीं मिल रहा। राजस्थान में किसानों को पीटा जा रहा है खाद के लिए, आपको शायद जानकारी नहीं है। और उत्तर प्रदेश में कहीं ऐसी कोई स्थिति नहीं है। नीम कोटेड यूरिया ने क्रांतिकारी परिवर्तन लाया है पूरे देश में। उत्तर प्रदेश में कहीं कोई क्राइसिस नहीं है। गोरखपुर का फर्टिलाइजर खाना हमारी सरकार ने चालू कराया। ये क्यों भूलते हैं आप? उत्तर प्रदेश में शुगर मिल का एक्सपेंशन हमारी सरकार ने कराया, ये क्यों भूलते हैं आप? गोरखपुर का खाना क्यों फूड बोलना चालू हो गया? कहाँ चालू हो गया? कहाँ चालू हो गया? अरे आप जाइए पहले, उस पर काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, देखिए पहले। एक कारखाना बता दो, एक पावर प्रोजेक्ट घाटमपुर में लग रहा था और आज तक उसको 16 में स्टार्ट होना था, आज 20 होने वाली है। समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में कितनी बिजली आती थी 4-5 शहरों को छोड़ करके? 24 घंटे में 18 घंटे से 22 घंटे बिजली सभी जगह पहुंचती है। ना, मैं इस पर बात नहीं करूंगा भाई। गौरव मिश्रा जी, आप रुकिए, शांत रहिए। मैं कपिश जी के पास ही चलूंगा। कपिश जी, अरे भाई मुद्दे को डिरेल मत कीजिए, आ रहा हूं। कपिश श्रीवास्तव जी, आपसे मेरा सवाल है। कपिश जी, आपसे मेरा सवाल है कि आपके मुद्दे क्या क्या रहेंगे, जरा बता दीजिए, और इस चुनाव में क्या क्या रहे मुद्दे? कोविड काल में उस पर राजनीति करते हैं, राजस्थान पे कुछ नहीं बोलते,
जब अरे तो हम धक्का मारी सही फरीदाबाद में उस पर आपके शीर्ष नेता कुछ नहीं बोलते, गरीबों को घर तो भेजना चाहते हैं, हाथरस में आप पहुंच जाते हैं, दंगा कराने पहुंच जाते हैं, शाहीनबाग जैसे मॉडल खोलने लगते हैं। अरे मेरे जिले में सरकार अगर सहायता नहीं दे रही है और किसी को सहायता नहीं दे रही है, जो मतलब गर्भवती महिलाएं हैं वो आई हैं, क्योंकि सरकार को डूब जाना चाहिए था कोरोना काल के अंदर। जिस तरीके से मैनेजमेंट किया गया है, समाजवादी पार्टी का कोई कार्यकर्ता जमीन पे दिखाई नहीं दिया, तरीके से प्रताड़ना, कांग्रेस पार्टी का कोई कार्यकर्ता जमीन पे दिखाई नहीं दिया कोरोना काल में। भाई ये इससे तूतू मैमे से बात नहीं चलेगी गौरव मिश्रा जी। उनका कार्यकर्ता नहीं दिखाई दिया तो वो भुगतेंगे परिणाम। कपिल श्रीवास्तव जी, विनोद जी आपकी बात हो गई, मुझे कपिल जी से कुछ सवाल लेने हैं। कपिल जी, आपके मुद्दे कौन कौन से होंगे, इसमें कौन कौन से मुद्दे आपने उठाए, जरा बता दीजिए। हमारा मुद्दा जो है वो लॉ एंड ऑर्डर रहा, क्योंकि जब तक लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं होगा तब तक विकास, परिधि और समृद्धि की बात सोची ही नहीं जा सकती है। दूसरी चीज, जो 40% की बेरोजगारी दर पर गई है, और आपको जान करके देश को आश्चर्य हुआ एनसीआरबी के आंकड़े में कि किसानों से भी ज्यादा जो है आत्महत्याएं हमारे शिक्षित बेरोजगारों ने की है। और आज योगी सरकार कह रही है कि हमारे पास तमाम रोजगार हम मुहैया कराएंगे, और कल तक ये कहते रहे कि हमारे पास रोजगार तो है लेकिन योग्य लोग नहीं है। आप देखिए कि पल पल में ये किस तरीके से कितने रंग बदल रहे हैं और कितने पॉलिश हो रहे हैं। हकीकत ये है कि किसानों की जो समस्या है उससे इन्होंने कोई मतलब नहीं रहा। इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में जिस तरीके से परिवर्तन करके व्यापारियों के हाथ में इन्होंने कालाबाजारी के रूप में दे दिया, क्योंकि अब कोई भी जो 24 आवश्यक वस्तु थी जो उस एक्ट के मुताबिक 1965-66 के अंदर आई थी, उनको इन्होंने अवमुक्त कर दिया। अब उसका भी भंडारण कर सकते हैं, केवल 2 काल में, आपातकाल और युद्धरत होते समय देश में नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण आपने प्याज देखा कि 100 रुपए किलो हो गया है, टमाटर 120 किलो हो गया है, और प्याज जो है, आप देखिए जिस तरह से अडानी का लखनऊ एयरपोर्ट जो चौधरी चरण सिंह का अंबानी एयरपोर्ट लिखा है, कितने शर्म की बात है कि सरकार ने 23 अंबानी नहीं अडानी भाई, कपिल श्रीवास्तव जी अडानी जी। चरखारी में इन्होंने रेलवे बेचने का काम किया, इन्होंने देश बेच करके अपनी राजनीति चलाई है, और इन्होंने देश बेच करके अपना 7 सितारा जो इन्होंने कार्यालय बनाया। कपिल श्रीवास्तव जी, अरे देश कहाँ बेच दिया कपिल श्रीवास्तव जी? आप तो इतने सीनियर प्रवक्ता हैं, आप कह रहे देश बेच दिया, प्रधानमंत्री जी कह रहे देश नहीं बिकने दूंगा, आप कह रहे देश बेच दिया, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लग जाएगा आप पर। रिजर्व बैंक को बेचने का काम किया, रिजर्व बैंक से 3 लाख करोड़ रुपए का फंड लेने का काम, झटकने का काम इस सरकार ने कहा किया है। इन्होंने हुंडई और सोने के बाहर ले जाके गिरवी रखने का काम किया। इन्होंने ठीक है कपिल जी, आपका ये जोश अच्छा है। ठीक है कपिल जी, आपका ये जोश अच्छा है, लेकिन अगर ये जोश आप लोग जनसभा में निकल करके दिखाते तो ज्यादा बेहतर रहता। आएंगे आपके पास में, प्रोफेसर रविकांत जी का रुख करेंगे। प्रोफेसर रविकांत जी, आपसे मैं समझना चाहूंगा, कपिल जी आऊंगा आपके पास, पूरा मौका दूंगा, कपिल जी आऊंगा। रविकांत जी, आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे क्या क्या हैं। राम मंदिर बन रहा है, हमने जब पहले लोग डेट पूछते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, डेट नहीं बताएंगे, डेट बता दी, मंदिर बनना शुरू हो गया। 370 हट गई, और बाकी चीजें भी जो थी, जैसे अल्पसंख्यकों के महिलाओं के हित के लिए थी, 3 तलाक का वो भी हो गया, सारी चीजें हो गई। सीएए से जो नाराजगी थी, प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि कहीं एक किसी की जो वो थी नागरिकता नहीं गई। तो आप ये बता दीजिए मुझे, आ रहा हूं आपके पास चतुर्वेदी जी, जरा प्रोफेसर साहब से समझ लूं फिर आपको बताता हूं। आप मुझे ये बता दीजिए, ये मुद्दे चलेंगे या जो विपक्ष मुद्दे उठा रहा है, बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई, भुखमरी और ये जो प्रदेश में एनआरकी है वो चलेंगे कि या बीजेपी के मुद्दे चलेंगे? प्रदेश की ही बात कर लूं तो आधे से ज्यादा कार्यकाल खत्म हो चुका है योगी जी का। 3.5 साल कार्यकाल खत्म हो चुका, 3.5 साल। 3.5 में जो विकास कार्य हुए हैं, अगर आप उनको नहीं गिना पाते हैं, रोजगार के आंकड़े नहीं दे पाते हैं, या आपने किसानों के लिए क्या सुविधाएं दी हैं वो आंकड़े नहीं दे पाते हैं। आंकड़े दे रहे हैं भाई रविकांत जी,
मुख्यमंत्री के यहाँ से आंकड़े जारी हुए कि 3.5 लाख लोगों को रोजगार दिया, मिली है, सभी विभागों में मिली है। 2.25 लाख 85 लाख किसानों के कर्ज माफ करने वाली सरकार में माफ हुआ है। ये क्यों बोलते हैं आप? 36,000 को किसानों का माफ किया गया। इन्होंने कुछ नहीं माफ किया था। 1 रुपए और 1 रुपए 75 पैसे के सर्टिफिकेट आपने बांटे थे। अरे कपिल जी समझ लेने दीजिए, प्रोफेसर साहब से समझ ले थोड़ा सा, फिर चर्चा करेंगे। केवल ये आंकड़े बता देंगे कितना अनाज ये खरीदते थे किसानों का। हमारी सरकार है, सर्वाधिक अनाज खरीदने का रिकॉर्ड हमारी सरकार के नाम है दर्ज। सर्वाधिक गन्ना मूल्य देने का रिकॉर्ड हमारी सरकार के नाम है दर्ज। 1 लाख करोड़ से ज्यादा गन्ना का मूल्य दिया जा चुका है किसानों को। सबसे ज्यादा गेहूं और धान की खरीद की जा चुकी है हमारी सरकार में। देखिए भूलते 1 करोड़ टन से ज्यादा 1 करोड़ टन से ज्यादा अनाज खरीदे गए हैं। सबसे ज्यादा गन्ने में भुगतान इन्होंने नहीं किया, और विशेष करके कोऑपरेटिव। अरे आप तो भुगतान शब्द ही नहीं जानते थे, आप तो लेना जानते थे। लेना भुगतान क्या होता है आपको पता ही नहीं था। अब भुगतान याद आ रहा है। जब सरकार में थे तो 5,000 टन की खरीद मुश्किल होती थी। बहुत मुश्किल से 5,000 टन की खरीद हो पाती थी किसानों से, ये भी कागज में दिखाने के लिए, भ्रष्टाचार करने के लिए। ये हमारी सरकार है कि 37 लाख टन 40 लाख टन गेहूं धान खरीदती है और किसानों को उसका मूल्य देती है। एमएसपी हमारी सरकार निर्धारण करती है। लागत के मूल्य से 1.5 गुना और 2 गुना ज्यादा मूल्य देने का काम हमारी सरकार करती है। एमएसपी को लगातार वृद्धि करने का भी काम करती है, केवल गाना गाने से कपिल जी। ठीक है कपिल जी, गौरव जी, आप दोनों की बात हो गई, जरा प्रोफेसर रविकांत जी से समझ लेते हैं। मेडिकल विश्वविद्यालय हमारी सरकार खोलने का काम करती है, ये क्यों भूलते हैं आप? आप लोगों ने क्या खोला था मैं बताता हूँ। कागज पे विद्यालय बनाए थे, पेपर पे बांट दिया तो मंडियां बना दी थी विद्यालय की, और युवाओं को डिग्री बेची थी, युवाओं को सर्टिफिकेट बेचा था, उसका दुकान खोला था आप लोगों ने। कई जिले इसमें तबाह हो गए, युवाओं को बर्बाद करने का काम किया है आप लोगों ने। राजस्व खाया है सरकार का, आबकारी का राजस्व खा गए। केवल सपा और बसपा के कार्यकाल में 25,000 करोड़ खा लिया गया। ठीक है गौरव मिश्रा जी, जवाब देना पड़ेगा भाई। कपिल श्रीवास्तव जी आप भी रुकिए, दोनों लोगों के पास आएंगे। रुकिए गौरव मिश्रा जी, के कारण हुई थी, ये क्यों भूलते हैं? भ्रष्टाचार के बंटवारे को लेकर के हुई थी, ये क्यों भूलते हैं? इसलिए आप अपना छाती मत फाड़िए, आपको आवश्यकता नहीं है, जनता सब जानती। अरे भाई गौरव मिश्रा जी, बात हो गई आपकी। गौरव जी आप तो बहुत शानदार वक्ता है, आप थोड़ा शांत रहिए। प्रोफेसर जी आएंगे। कपिल जी आप भी शांत रहिए भाई। प्रोफेसर रविकांत जी का रुख करते हैं। प्रोफेसर रविकांत जी, ठीक है। कपिल श्रीवास्तव जी, ठीक है, बात हो गई आपकी, हो गई। प्रोफेसर रविकांत जी मुझे यह बता दीजिए, ये बेरोजगारी का मुद्दा रहेगा, महंगाई का मुद्दा रहेगा, और ये बाकी जो विपक्षी मुद्दे उठा रहे हैं, ये क्या कुछ महत्व पा पाएंगे? क्या युवा किसान इतना नाराज है कि भाजपा को हरा सके? आज सबसे ज्यादा जनमानस में है। आप देखिए आलू का दाम क्या है, प्याज का दाम क्या है, पेट्रोल का दाम क्या है, डीजल का दाम क्या है, किसानों की समस्याएं क्या है, नौकरियां नहीं है। वो गौरव मिश्रा जी भले ही कुछ आंकड़े देते रहे, और ये तो मैं तारीफ करूंगा ही गौरव मिश्रा जी की कि जितनी शालीनता के साथ वो झूठ बोल रहे हैं। ये अजब ट्रेनिंग होती है खैर भाजपा के लोगों की, कि बहुत आसानी से वो आंकड़े पता नहीं कहां से लेकर के आते हैं और उसके बाद ऐसा परोसते हैं कि लोगों को लगने लगता है। तो परसेप्शन क्रिएट करने में नो डाउट कि भारतीय जनता पार्टी का कोई जवाब नहीं है। और कपिल जी जो बात कर रहे, देखिए वो कितना एग्रेशन में थे, जबकि वो जो मुद्दे उठा रहे हैं वो ठीक थे। तो यही फर्क है भाजपा और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं में, कि भाजपा के प्रवक्ता झूठ भी बोलते हैं तो बड़ी शालीनता के साथ, और सपा के लोग थोड़ा नाराज हो जाते हैं। तो आपका जो मूल प्रश्न है कि आज उत्तर प्रदेश जिस हालत में है, आप देखिए मुद्दे कौन कौन से चलेंगे जल्दी बता दीजिए। मुद्दे कौन कौन से चलेंगे जल्दी बता दीजिए। होगा, किसानों की समस्या होगी, महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा होगा, और सरकारी नौकरियों वालों को आप देख लीजिए, कोविड के नाम पर जो कटौती हुई है, इंक्रीमेंट नहीं मिला है, उनके तमाम पैसा आप देखिए, बाइकर से कैसे वसूल पैसा आप देखिए, रविकांत जी
रविकांत जी, मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूँ। जैसे राम मंदिर पिछड़ों का सबसे बड़ा मुद्दा था, यानी पूरे हिंदू का मुद्दा था, लेकिन पिछड़े बड़ी शिद्दत से उसमें शिरकत करते थे। तो राम मंदिर बन गया, डेट भी बता दी, राम मंदिर बनना भी शुरू हो गया। 370 हटाने की बात की थी भाजपा ने, हटा दी। लोगों का उससे अटैचमेंट था, फीलिंग थी। इसी तरह से तमाम और मुद्दे हैं, जैसे कि जो माफियाओं पर कार्रवाई हो रही है, चुन चुन के उनके घरों पर बुलडोजर चल रहे हैं। आपको नहीं लगता ये मुद्दे उन मुद्दों पर भारी पड़ेंगे? दरअसल क्या है कि जो भावुकता है वो लोगों को बहुत जल्दी से एग्रेशन में ले आती है, और ये मुद्दे दरअसल भाजपा का मैं समझता हूँ स्थायी जो मुद्दा है वो हिंदू और मुसलमान का मुद्दा है। मंदिर उसी के साथ चलता है, 370 उसी के साथ चलता है। तो जितनी गहरी खाई वो बना पाएंगे हिंदू और मुसलमानों में, और जो तमाम जातियों में बंटवारा किया हिंदू मुसलमान के नाम पर, और आप दोष देते हैं कोई योजना भारतीय जनता पार्टी की बंटवारे के आधार पर नहीं चलती। आपकी जिम्मेदारी है कि आप सुन लीजिए। सबका विकास के मंत्र पर भाजपा काम कर रही है, तो उसमें भी आपको भेद दिखाई दे रहा है। अरे मुसलमानों के खिलाफ आप बोलते हैं सबका साथ विकास क्या है? 300 मुस्लिम परिवारों के घर नहीं बने थे, छप्पर में थे वो बगहा में, पश्चिम चंपारण के बगहा में 350 परिवार आजादी के बाद बेघर होकर के रहते थे। ये हमारी सरकार की ही देन है। प्रधानमंत्री आवास योजना में उनको घर मिला, पक्का मकान मिला। कहां सोए थे आप लोग, कहां सोए थे, मैं पूछना चाहता हूं। 2014 के पहले तो सूर्योदय नहीं होता था गौरव मिश्रा जी। 2014 के पहले सूर्योदय नहीं होता था इस देश में। घोटालों का होता, दूध घोटाले से लेकर जीजाजी घोटाले तक होता था। अरे आप जनता तक पहुंचती थी। घोटालों का सूर्योदय इस देश ने देखा है। बोफोर्स घोटाला, 2G घोटाला, 3G घोटाला, जीप घोटाला, क्या कौन कौन से घोटाले नहीं देखे इस देश में। फाइलें जल गई गौरव मिश्रा जी। क्या भाषण के बारे में क्या जानते हैं आप बताइए। 2002 में रफाल का आप सत्ताधारी दल है, जिम्मेदारी आपकी नहीं खरीद हुआ। सरकार को दलाली नहीं मिली, यूपीए सरकार को दलाली नहीं मिली, इसलिए खरीद नहीं हुआ। यूपीए की सरकार को दलाली नहीं दी गई, इसलिए खरीद नहीं हुआ। यूपीए सरकार को खरीद लेना चाहिए था। मिश्रा जी, बात हो गई आपकी। कपिल जी, आप भी रुकिए, सवाल पूछने दीजिए, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। गौरव मिश्रा जी, प्रोफेसर रविकांत जी आएंगे आपके पास में और विश्लेषण करेंगे आपके साथ में। गौरव जी से एक सवाल पूछ लेते हैं। गौरव मिश्रा जी, आप ही के पास आ रहा हूं। गौरव जी, ठीक है गौरव जी, मैं आप ही के पास आ रहा हूं, रुकिए। गौरव मिश्रा जी, मेरा सवाल आपसे ये है, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। 51.57% वोटिंग हुई है, इसके क्या मायने हैं? 60% तक वोटिंग होती थी, वोटिंग प्रतिशत कम हुआ है। क्या लगता है कि लोग क्यों नहीं घरों से निकले? ये प्रतिशत जो है वोटिंग का, ये बहुत उत्साहजनक नहीं माना जा सकता, जहां पे 60% से ज्यादा वोटिंग रही हो। चूंकि उपचुनाव है, इसमें थोड़ी उदासीनता जरूर वोटरों की रहती है, लेकिन कोविड के कारण भी इसका दुष्प्रभाव माना जा सकता है, कोरोना काल के कारण भी दुष्प्रभाव माना जा सकता है। परंतु हमें विश्वास है कि 51% की भी जो वोटिंग है, इसी परिस्थिति में भी वो भी कम नहीं है, वो भी उत्साहजनक है। बिल्कुल, लेकिन खतरनाक भी है। क्यों? बिल्कुल, लेकिन खतरनाक भी है क्योंकि इतने प्रतिशत मतदाता बाहर निकल रहे हैं कोविड में भी। ये अपने आप में सवालिया निशान खड़ा कर रहा है कि लोगों ने बढ़ चढ़ करके वोट दिया है, जबकि कोविड की दूसरी लहर का खतरा हमारे सर पर मंडरा रहा है। कपिल श्रीवास्तव जी, आप इस जो रेशियो है, जो प्रतिशत है, उसको किस अंदाज में देखते हैं? देख रहे हैं, अपनी पार्टी के पक्ष में देख रहे हैं। उसका कारण क्या है कि इन्होंने विकास कोई कार्य किया नहीं, विनाश की लीला जो खेली है, उससे लोगों के मन के अंदर एक क्यों वोटर ज्यादा निकले या वोटर कम निकले, पहले ये समझा दीजिए। लोग थे वो नहीं निकल पाए, लेकिन किसान निकला है, मजदूर निकला है, क्योंकि वो तो जब दिल्ली से निकला था, हैदराबाद से निकला था और बंबई से निकला था, तो उत्तर प्रदेश और बिहार पैदल चला गया। तो वो लोग निकले हैं, वो लोग सरकार बदलने के लिए निकले हैं। और 10 तारीख के अंदर आपको प्रदीप जी नोट डाउन कर लीजिए, सोफिस्टिकेटेड लोग नहीं, देश का श्रमिक, देश का किसान, देश का मजदूर इनको बदलने जा रहा है। इन 60 सीटों पे इनको विफलता मिलेगी, आप नोट डाउन कर। ठीक है विनोद, ठीक है
विनोद चतुर्वेदी जी, क्या आपको आवाज मिल रही है? लगता है विनोद जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है जी। रविकांत जी का रुख करेंगे। रविकांत जी, ये जो वोटिंग प्रतिशत है, कोविड का डर, कोविड का माहौल, उसके बावजूद 51.57% वोटिंग, इसके क्या मायने हैं? इस पूरे काल में मुझे लगता है कि ये अच्छी वोटिंग है, और जब हम अच्छी वोटिंग कहते हैं खास करके बाई इलेक्शन में, तो ये माना जाता है कि विपक्ष की परफॉर्मेंस बेहतर होगी, लोग नाराज होकर के ज्यादा आए होंगे वोट करने में। हालांकि मैं ये सामान्य प्रक्रिया बता रहा हूं, मेरा कोई ऐसा परसेप्शन नहीं है कि सपा को ज्यादा वोट मिला होगा, लेकिन हम लोगों ने ये देखा है चुनाव में कि जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो सत्ता पक्ष के नाराजगी और उसके विरोध में निकलता है। और अगर ये हुआ है 51% अगर बेहतर वोटिंग है, अगर हम कोरोना काल में देख लें, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को लॉस हो सकता है, समाजवादी पार्टी या जो मुख्य विपक्षी दल होंगे उनको फायदा हो सकता है। बाकी जो 10 तारीख को पता चलेगा। ठीक है गौरव मिश्रा, 10 तारीख को पता चलेगा। ठीक है गौरव मिश्रा जी, रविकांत जी कह रहे हैं कि ज्यादा वोटिंग का मतलब है कि लोगों की नाराजगी का बाहर आना। विश्लेषक है और राजनीतिक विश्लेषक तटस्थ होता है, निष्पक्ष होता है, लेकिन जिस साफगोई के साथ और जिस सफाई के साथ ये एक दल का पक्ष ले रहे हैं लगातार अपने वक्तव्यों में, उससे इनकी मानसिकता बहुत साफ स्पष्ट नजर आती है। इन्हें याद रखना चाहिए कि वोटरों को बाहर लाने के लिए, वोटिंग कराने के लिए सरकार ने अपने स्तर पर भी और संगठन के, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी, बूथ मंडल स्तर तक के कार्यकर्ताओं ने जाके प्रचार प्रसार किया है, लोगों में जागरूकता लाया है, और कोविड के सुरक्षा के नियमों को पालन करते हुए कैसे पोलिंग तक जाएं और वोट करें, उसके लिए भी एक जन जागरूकता का अभियान हमारी पार्टी ने चलाया है। कहां ये लोग सोए हुए थे? इन्हें तो बस केवल इंतजार है कि वोटर नाराज हो, इन्हें इनके झोली में जीत डाल दें और फिर ये लूट का तांडव मचाएं प्रदेश के अंदर में। तो होने वाला नहीं है। दिवा स्वप्न 2022 में भी ये भूल जाएं, वो संभव नहीं हो पाएगा। ठीक है, वो संभव नहीं हो पाएगा। ठीक है, ठीक है। कपिल श्रीवास्तव जी, कपिल जी, मैं आपके पास इस सवाल के साथ आ रहा हूं कि आप कितना दावा कर रहे हैं, कितनी सीटें आपको मिलेंगी इन 7 में से, और क्यों जनता आपको वोट दे, क्यों उसने आपको वोट दिया होगा, जरा ये भी बता दीजिए। एक कारण ये होगी कि जो हमने विकास परक सरकार चलाई थी 2017 तक, और जिस शिलान्यास और विकास के फीते को दोबारा पीता और शिलान्यास का उद्घाटन योगी सरकार आज तक करती आ रही है। मैं 20 बार गिना चुका हूं और 20 बार गिना सकता हूं, और मैंने कहा कि एक भी काम ये नहीं गिना पाएंगे कि इन्होंने क्या किया। दूसरी चीज, जो कोरोना काल के अंदर मिसमैनेजमेंट हुआ, जो हमारे श्रमिक और मजदूर बदहाली झेले हैं, सैकड़ों से ऊपर लोगों की मृत्यु हो गई, और ये ना जीडीपी बचा पाए और ना लाखों लोगों की जान बचा पाए, तो कुल मिलाकर के इनका मैनेजमेंट भी कोरोना में फेल साबित हुआ। और सबसे बड़ा अवसर का लाभ जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था वो इनकी सरकार ने उठाया, और एक बड़ा स्कैम जो है वो किया है, चाहे वो स्कैनर के रूप में हो, थर्मामीटर के रूप में हो, जांच कोरोना किट के रूप में हो, और काढ़ा पिलाने के और आयुष विभाग के रूप में रहा हो, वो सामने आ चुका है। अरबों अरबों का घोटाला इन्होंने किया। ठीक है, तो वो सारी चीजें सामने है, जनता देख रही है कि किस तरीके से इन्होंने किसानों की एमएसपी को खाने का काम किया है, किस तरीके से एमएसपी को खाने का काम किया है। ठीक है, ठीक है कपिल जी, बात हो गई आपकी, समय हमारे पास इतना ही था। प्रोफेसर रविकांत जी, आप हमें जल्दी से बता दीजिए कि जनता किसको वोट देगी और क्यों? सरकार से नाराज है। वो भले ही गौरव जी कहें कि मैं एक तरफा बात कर रहा हूं, मैंने एक सामान्य प्रक्रिया बताई थी कि जब भी वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है उसमें सत्ताधारी दल पराजित होता है। ये भारत के लोकतांत्रिक इतिहास को देख करके मैं कह रहा हूं। लेकिन अभी आप देखिएगा कि हर वर्ग नाराज है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि भारतीय जनता पार्टी एक बेहतर नरेशन अपने पक्ष में लेकर के आती है, और संगठन खास करके उनके कार्यकर्ता, उनका बूथ मैनेजमेंट जितना मजबूत होता है, वो निश्चित तौर पर एक चुनौती है। सपा के सामने एक बहुत बढ़िया विकल्प है, लेकिन उनके साथ समस्या ये है कि वो हवा में ज्यादा चलते। उनको मालूम है कि एक्सप्रेस वे और मेट्रो ने प्रभावित नहीं किया आपके वोटर्स को, तो फिर आप कोई दूसरी रणनीति क्यों नहीं बनाते हैं? वो नहीं बना पा रहे, इसलिए वो असफल हो रहे हैं। ठीक है, ठीक है। गौरव मिश्रा जी, आपको जनता ने क्यों वोट दिया होगा, क्यों 700 सीटें जिता रही थी, जल्दी से बता दीजिए। कर रहे थे, चाहे वो 370 का मुद्दा हो, 35A हो, राम जन्मभूमि मुद्दा हो, ये तो मनोवैज्ञानिक प्रभाव जनता के ऊपर डालते ही डालते हैं। इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
कपिल जी फाइनल कमेंट है भाई। की जहां तक बात है, कोरोना काल में उत्तर प्रदेश के पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जिस तरीके से पूरे माहौल को संभाला है, और हमारे श्रमिक भाई जो महाराष्ट्र से, मुंबई से आए हों, राजस्थान से आए हों, दिल्ली से आए हों, उनको एकोमोडेट किया। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के अंदर में जो दूसरे प्रदेशों के श्रमिक थे वो जाने के लिए अपने प्रदेशों को तैयार नहीं हुए। उसका कारण था कि यहाँ पे बेहतर जो सुविधा थी, जो व्यवस्था थी, उसके कारण से। तो ये सब सारी चीजें और विकास के जो कार्य हुए हैं, जो कार्य हमारी सरकार कर रही है, उनको लेकर के निश्चित ठीक है, निश्चित रूप से इन 7 सीटों पर विजयश्री प्राप्त करेंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि हमने जो काम किया, कोरोना काल में जो अवसर को, इसमें आपदा को अवसर में बदला, हमने लोगों के लिए काम किया, इसलिए जनता हमको वोट देगी। वहीं विपक्ष का मानना है कि जिस तरह से जनता परेशान हुई, बेरोजगारी है और तमाम दूसरे मुद्दे हैं, किसान परेशान है, जो बिल अभी आए हैं उसको लेकर के जनता सत्ता पक्ष को आईना दिखाएगी और विपक्ष को भरपूर मदद देगी। अब जनता ने अपना क्या निर्णय दिया है वो तो ईवीएम में कैद हो चुका। 10 तारीख को पता चलेगा कि जनता ने किसको अपना मत दिया। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।